स्वागत है आपका महात्मा गांधी के लेक्चर नंबर 2 में। आज हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी। देखिए, पिछला क्लास में आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिया गया था। जैसे महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ वो पढ़े कहाँ से, क्या चीज़ का पढ़ाई किए, कहाँ से क्या चीज़ किए, सारा चीज़। उसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, किसके साथ गए, कितना वर्ष रहे, क्या किए नहीं किए, सारा डिटेल आपको पिछला क्लास में पढ़ा दिया गया है। और ये भी आपको बताया गया था कि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए और उसके बाद भारत में भी क्या चालू कर दिए, आंदोलन। और महात्मा गांधी भारत में बहुत सारे आंदोलन किए हैं, जिसमें से आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 आंदोलन पढ़ लें। पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर, उसके बाद तीसरा है खेरा सत्याग्रह। तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, चंपारण सत्याग्रह। आज का सबसे पहला पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह। यह हुआ है 10 अप्रैल 1917। या इसको चंपारण आंदोलन भी बोल सकते हैं। देखिए, भारत में 1916-17 में किसका शासन था, तो अंग्रेज का शासन था। तो विद्रोह भी किसके खिलाफ होगा, अंग्रेज के खिलाफ होगा। तो पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ हुआ है, तो अंग्रेज के खिलाफ हुआ है। कौन किए हैं, तो महात्मा गांधी और चंपारण के किसान। आखिर कुछ होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, और चंपारण सत्याग्रह हुआ, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन निश्चित तौर पे होगा। तो चंपारण में क्या रीजन था, देखिए चंपारण में सिस्टम क्या था कि यदि चंपारण में समस्या किसान के साथ था, तो आपसे पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी किसके लिए किए थे, तो किसान के लिए किए थे। आखिर किसान को प्रॉब्लम क्या था, तो किसान को अनेकों प्रकार के प्रॉब्लम था। जैसे देखिए क्या था वहाँ सिस्टम, चंपारण में बिहार में पड़ता है, यानी कि ये आंदोलन शुरू हुआ भी कहाँ, किस राज्य में, तो बिहार में हुआ है। और यहाँ किसान के पास समस्या था। किसान को क्या समस्या था कि यदि किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है, यदि किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है, तो उस जमीन में से 3 कट्ठा पर उसको नील का खेती करना पड़ता था। यदि किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा जमीन है, तो 3 कट्ठा पर क्या चीज का खेती करना है, नील का खेती। लेकिन किसान नील का खेती नहीं करना चाहता था, किसान नील का खेती नहीं करना चाहता था। अनेकों कारणों से किसान नील का खेती नहीं करना चाहता था। इसमें से सबसे पहला कारण था कि किसान के लिए जो सबसे प्रिय चीज होता है उसका भूमि होता है। किसान का जो सब चीज है वो क्या है, भूमि। तो किसान के लिए सबसे प्रिय चीज होता है भूमि। और नील की खेती करने से भूमि का उर्वरक क्षमता क्या हो सकता था, समाप्त हो जाता था। भूमि का उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाता था। देखिए, उर्वरक क्षमता का मतलब होता है खेत में फसल उपजता है उसी का तो उर्वरक क्षमता। लेकिन नील का खेती करने से किसान के खेत का उर्वरक क्षमता समाप्त हो सकता था, यानी भूमि क्या हो जाती है, बंजर। और भूमि जब बंजर हो जाती थी तो उस पर कोई भी फसल उपज नहीं सकता था। यानी किसान के लिए सबसे बड़ा चीज है भूमि। सब चीज क्या है, भूमि। और किसान का भूमि ही बंजर हो जाएगा, यानी भूमि क्या हो जाएगा, खराब। तो सबसे पहला कारण था कि भूमि खराब हो जाता था, इसलिए भी किसान खेती नहीं करना चाहता था। दूसरा कारण था, जैसे किसान को खेती करने में जितना पैसा खर्च हुआ उतना लागत मूल्य भी उसको प्राप्त नहीं होता था। मतलब किसान अगर लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं होता था, लागत मूल्य। और अंग्रेज देखो, नील का जो था खरीदार, जैसे नील का खेती करवाता था कौन, अंग्रेज। और नील खरीदता भी कौन था, नील का खरीदार था एकमात्र अंग्रेज। और अंग्रेज अपना मनमर्जी पैसा देने का काम करता था, किसको, अंग्रेज को। अंग्रेज मनमर्जी पैसा किसको देता था, किसान को। यानी बहुत कम पैसा देता था। यानी जितना लागत मूल्य है, लागत मूल्य कहने का मतलब नील को उपजाने में जितना मूल्य लगा है उतना भी नहीं मिलता था
उतना भी नहीं मिला है, मतलब जो भी किसान को खेती करने में जो पैसा लग रहा है उसे वो क्या कहते हैं, लागत मूल्य। और अंग्रेज लागत मूल्य भी किसान को नहीं देता था, यानी अंग्रेज को काफी क्या होता था, लॉस होता था। तीसरा कारण था कि कृत्रिम नील का खोज कर दिया था, कृत्रिम नील यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं रंग का खोज हो चुका था, नीला रंग। लेबोरेटरी में, लैब में नीला रंग बन चुका था और उस नीला रंग के बदौलत उस नीला रंग को डाल के नील बना लेता था और नीला रंग इसका खर्च भी कम आता था। यानी कुल मिलाकर देखिएगा तो किसान के साथ 3-4 समस्या था, जिसमें से पहला समस्या था कि नील की खेती करने से भूमि क्या हो जाता था, बंजर। नील की खेती करने से भूमि क्या हो जाता था, बंजर। उसको बंद कर, नील की खेती करने से भूमि क्या हो जाता था, बंजर। दूसरा था कि जितना लागत मूल्य है उतना भी प्राप्त नहीं होता था, मतलब जितना खर्च हुआ कि खेती करने में उतना भी प्राप्त नहीं हुआ। और तीसरा कारण है कृत्रिम नील का खोज हो चुका था, मतलब कृत्रिम नील मतलब कि प्रयोगशाला में नील बन गया था। इससे क्या होता था कि आसानी से नील प्राप्त हो जाता था कम मूल्य में। चंपारण का किसान नील का खेती नहीं करना चाहता था, फिर भी अंग्रेज जबरदस्ती नील का खेती करवाता था, किससे, चंपारण के किसान से। और चंपारण के किसान को 3 कट्ठा पर, मतलब यदि चंपारण किसान के पास 20 कट्ठा भूमि है, 20 कट्ठा, तो उसको 3 कट्ठा पर क्या करना है, नील का खेती। 3 कट्ठा पर नील का खेती करना था, इसलिए इसको 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया प्रथा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछेगा 3 कठिया प्रथा कहाँ विद्यमान था, तो चंपारण में। और इन कारणों से चंपारण का किसान नील का खेती नहीं करना चाहता था। एक बार और देखिए, चंपारण में समस्या किसान के साथ था। चंपारण का किसान नील का खेती नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था, तो इसका सबसे पहला रीजन था कि नील की खेती करने से जमीन खराब हो जाता था, भूमि का उर्वरक क्षमता खत्म हो जाता था। दूसरा कारण, जितना नील के खेती करने में खर्च हुआ है उतना भी अंग्रेज पैसा नहीं देता था, ये भी कारण था। तीसरा, कृत्रिम नील का खोज हो चुका था, मतलब प्रयोगशाला में नील बन चुका था, जिस कारण भी इसको मूल्य क्या मिलता था, कम। और वैश्विक बाजार पर प्राकृतिक नील का मांग कम गया और रासायनिक नील का मांग बढ़ गया। ये भी एक कारण था कि किसान क्या नहीं करना चाहता था, नील का खेती। फिर भी चंपारण के किसान से जबरदस्ती 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील का खेती करवाया जाता था और किसान करना नहीं चाहता था, किसान था परेशान। चंपारण के किसान बड़े बड़े कांग्रेस के नेता के पास गए, लेकिन कोई इनके बात को नहीं सुना। लेकिन चंपारण के किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल को महात्मा गांधी के बारे में पता लगा कि एक व्यक्ति है महात्मा गांधी, जो दूसरा देश में जाकर, दक्षिण अफ्रीका में जाकर दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अधिकार दिलवा के आया है। तो हम लोग को भी निश्चित तौर पर अधिकार दिलवाने का काम कौन करेंगे, महात्मा गांधी। ऐसा राजकुमार शुक्ल को लगा और राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलने पहुंचा लखनऊ। राजकुमार शुक्ल पहुंचा लखनऊ और उस समय लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, उस समय कांग्रेस का क्या हो रहा था, वार्षिक अधिवेशन। और आपसे पूछेगा कांग्रेस के 1916 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ है, तो लखनऊ। अरे कितना एग्जाम में पूछा हुआ है, क्यों पूछा हुआ है, क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के 1916 के वार्षिक अधिवेशन जो लखनऊ में हो रहा था, उसमें महात्मा गांधी क्या लिए थे, भाग लिए थे, इसलिए ये अधिवेशन क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के 1916 के वार्षिक अधिवेशन में भाग ले रहे थे। जब ये भाग ले रहे थे तो इसका जानकारी राजकुमार शुक्ल को लगा और राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलने पहुंच गए लखनऊ। और लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी को बताएं कि हमारे साथ ये समस्या है कि अंग्रेज हम पर ऐसे जुल्म कर रहा है, अंग्रेज चंपारण के किसान को सताने का काम कर रहा है, 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा पर 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा पर नील का खेती करवा रहा है। तो महात्मा गांधी को लगा कि बताइए नील का खेती करने से धीरे धीरे सारा जमीन क्या हो जाएगा, खराब। इसलिए महात्मा गांधी आश्वासन दिए कि ठीक है, हम चंपारण आएंगे और आपके समस्या को सुलझाने का काम करेंगे। और राजकुमार शुक्ल के बुलावा पर ही महात्मा गांधी पहुंचे कहाँ, चंपारण। और महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे अप्रैल 1917 में। कब पहुंचे,
अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे? चंपारण पहुंचे, मतलब शुरुआती वीक में ही महात्मा गांधी पहुंच गए। और महात्मा गांधी में गुण था कि अचानक जाकर हर रात आंदोलन चालू नहीं कर देते थे। महात्मा गांधी गए चंपारण के अनेकों लोग से मिले, और जब उनको पता चला कि हाँ वास्तव में समस्या किसान के साथ है, तत्पश्चात महात्मा गांधी क्या चालू कर दिए? आंदोलन चालू किए। और महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे अप्रैल 1917 को, और महात्मा गांधी आंदोलन 10 अप्रैल 1917 को चालू कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कितने एग्जाम में कि चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ है? तो 10 अप्रैल 1917 को। जैसे आंदोलन शुरू हुआ है तो किसी न किसी स्थान से हुआ ही होगा। तो सबसे पहले अगर सब जानता है कि किस राज्य से हुआ है, तो भारत के बिहार से हुआ है, लेकिन किस गांव से हुआ है? तो चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत भितिहरवा गांव, चंपारण के भितिहरवा गांव से हुआ है। चंपारण के भितिहरवा गांव से क्या हुआ है? चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत हुआ है। और महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कर दिए, और ये चंपारण सत्याग्रह बहुत फेमस हुआ, काफी ज्यादा ही फेमस हुआ, और जिस कारण कांग्रेस के बड़े बड़े नेता राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू चंपारण पहुंचने का काम किए, महात्मा गांधी का सहयोग किए, और उनके साथ चंपारण में क्या किए? आंदोलन किए। लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति था जिसका नाम था एनजी रंगा। आपसे पूछेगा चंपारण सत्याग्रह का विरोध कौन किया है? तो विरोध किया है एनजी रंगा। इंपॉर्टेंट है कि चंपारण सत्याग्रह का सब समर्थन किया है, लेकिन एकमात्र व्यक्ति एनजी रंगा थे जो चंपारण सत्याग्रह का क्या किए? विरोध किए। और चंपारण सत्याग्रह का विरोध किए एकमात्र व्यक्ति एनजी रंगा। आइए आगे, इतना को एक बार में रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते। देखिए चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन कब हुआ है? 10 अप्रैल 1917 को। चंपारण में समस्या किसके साथ था? तो किसान के साथ था। क्या समस्या था? तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील का खेती करना था। इसी प्रथा को 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। और चंपारण किसान, मतलब कि चंपारण का जो किसान था वो नील का खेती नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? खेती करने से उर्वरक क्षमता कम जाता था, जितना पैसा लगा उपजाने में उतना पैसा भी प्राप्त नहीं होता था। कृत्रिम नील का खोज हो गया, जिसके कारण इसका मांग क्या हो गया? घट गया। और अंग्रेज फिर भी जबरदस्ती खेती करवाता रहा, और इस बात को राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी के समक्ष रखे, और राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी के बात को सुनते हुए तकलीफ को समझे, और महात्मा गांधी आश्वासन दिए कि ठीक है हम चंपारण आएंगे और चंपारण में क्या करेंगे? आंदोलन। और राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे ही महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में कहाँ पहुंचे? चंपारण। और 10 अप्रैल 1917 से चंपारण के भितिहरवा गांव से चंपारण सत्याग्रह को क्या कर दिए? चालू कर दिए। आइए आगे, चंपारण सत्याग्रह चालू हो गया। जब चंपारण सत्याग्रह चालू हो गया तो उस समय चंपारण का एक अधिकारी था जिसका नाम था लॉर्ड इरविन। चंपारण का अधिकारी था जिसका नाम था लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन पर ऊपर से राजधानी से प्रेशर बनाया गया कि जो महात्मा गांधी आंदोलन करने का काम कर रहे हैं उसको तुम रोको, उसको बंद करवाओ, जैसे करवाना है करवाओ, लेकिन क्या करवाओ? बंद करवाओ। और लॉर्ड इरविन का प्रेशर बना ऊपर से, तो लॉर्ड इरविन प्लान बनाया कि महात्मा गांधी के घरे बुला के उसका हत्या कर देते हैं। ऐसे नॉर्मली नहीं, आपको बताते हैं हत्या करने का प्लान था। क्या था? लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी को इन्वाइट किया कि हमारे घरे आइए, और लॉर्ड इरविन के इन्वाइट पे महात्मा गांधी पहुंचे लॉर्ड इरविन के हवेली पे, और लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया, मतलब कि भोजन करने के लिए आमंत्रित किया कि आइए आइए सर भोजन कर लेंगे। आज तक कोई महात्मा गांधी को भोजन करने के लिए या आज तक इससे पहले कोई भी अंग्रेज अपने घर पे या अपने हवेली पे किसी भारतीयों को बुला के खाने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन महात्मा गांधी को बुलाकर आमंत्रित किया गया, लेकिन महात्मा गांधी माना कर दिए कि ठीक है हम खाना नहीं खाएंगे। भोजन करने से क्या कर दिए? मना कर दिए। लेकिन लॉर्ड इरविन का क्या प्लान था कि महात्मा गांधी को अपना घर बुला के उसके खाना में जहर मिला के खिया के मार देंगे। मतलब महात्मा गांधी को मारने का प्लान था, भोजन में क्या मिलाकर? जहर। लेकिन महात्मा गांधी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि हम भोजन वोजन नहीं करेंगे। और जब महात्मा गांधी भोजन करने से इनकार कर दिए तो लॉर्ड इरविन कहा कि ठीक है भोजन नहीं करिए तो क्या पी लीजिए? दूध पी लीजिए। दूध पीने को क्या किया? आमंत्रित किया। और महात्मा गांधी
दूध पीने के लिए मान गए। फिर लॉर्ड इरविन सूचना भिजवाया कि गांधी के दूध में क्या करो, जहर मिला के इसको सामने परोस दो, जहर वाला दूध पिएंगे और ही निकल जाएंगे। यानी फुल प्लान में थे लॉर्ड इरविन, महात्मा गांधी को मारने के फुल प्लान में था। लेकिन इस समय इरविन का एक खाना बनाने वाला था जिसका नाम था बतख मियाँ, जिसका नाम था बतख मियाँ। लॉर्ड इरविन का खाना बनाने वाला का नाम था बतख मियाँ। बतख मियाँ के पास से सूचना भेजा गया कि महात्मा गांधी के दूध में क्या मिला दो, जहर मिला दो। लेकिन बतख मियाँ तो भारतीय था, इसको पता था कि भारत के चंपारण भारत में चंपारण के किसान के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, भूमि खराब हो रहा है। ये किसानी का बेटा था, इसको अंदाजा था कि भूमि खराब होना कितना लॉस का चीज है। लॉर्ड इरविन के कहने पर भी बतख मियाँ दूध में जहर नहीं मिलाया, जहर को क्या किया कि नहीं मिलाया, और महात्मा गांधी दूध पिए और सही सलामत क्या हो गए, हवेली से बाहर निकल गए। अर्थात हम बोल सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी का जान बचाने का काम कौन किया था, तो लॉर्ड इरविन, सॉरी बतख मियाँ कौन किया था, बतख मियाँ। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चंपारण में किसने महात्मा गांधी का जान बचाने का काम किया है, तो बतख मियाँ। और महात्मा गांधी यहाँ से निकल गए, आगे बढ़े। महात्मा गांधी आगे बढ़े और महात्मा गांधी दोनों को भी समझौता भी हुआ, महात्मा गांधी और इरविन के भी समझौता हुआ, लेकिन समझौता सफल नहीं रहा। इसके बाद तो नहीं माना इरविन, इरविन के बाद तो महात्मा गांधी नहीं माना, और आंदोलन बड़े स्तर पर भारतवर्ष में इसका नाम होने लगा। जो चंपारण सत्याग्रह था इसका भारतवर्ष में क्या होने लगा, नाम। और जब ये चंपारण सत्याग्रह तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो चंपारण सत्याग्रह जब तेजी से आगे बढ़ रहा था तो चंपारण सत्याग्रह को रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था फ्रेंच सलाई की अध्यक्षता में। एक व्यक्ति है अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है फ्रेंच सलाई, और फ्रेंच सलाई के अध्यक्षता में फ्रेंच सलाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया है। अंग्रेज अपने स्तर पर एक फ्रेंच सलाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का क्या किया, गठन किया, और चंपारण एग्रेरियन कमेटी को भेजा कहाँ, चंपारण। और इस चंपारण एग्रेरियन कमेटी का काम था कि चंपारण आना है और जो महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे हैं क्या सही आंदोलन है, क्या सही में किसान के साथ परेशानी है कि नहीं, इसका पता लगाना था। चंपारण एग्रेरियन कमेटी आया भारत, और भारत में चंपारण एग्रेरियन कमेटी की तरफ से जुड़े महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी काफी बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, और महात्मा गांधी फ्रेंच सलाई को समझाएं कि देखिए नील का खेती होगा तो भूमि खराब हो रहा है, दूसरा नील का खेती हो रहा है, नील की खेती में जो पैसा लग रहा है उतना भी पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है, तीसरा वैश्विक स्तर पर ऐसे हो गया। मतलब महात्मा गांधी फ्रेंच सलाई को समझाने का काम किया कि सच में चंपारण के किसान के साथ समस्या है, और फ्रेंच सलाई को महात्मा गांधी समझा भी दिए, और महात्मा गांधी फ्रेंच सलाई को अपने पक्ष में कर लिए, यानी कि फ्रेंच सलाई महात्मा गांधी को माना। फ्रेंच सलाई इस बात को भी माना कि तीन कठिया प्रथा क्या है, गलत है, तीन कठिया प्रथा क्या है, गलत है, इस बात को मान लिया कौन, फ्रेंच सलाई। और फ्रेंच सलाई इस बात का सूचना ऊपर पहुंचाया कि सही में चंपारण के किसान के साथ क्या है, समस्या है, और तब जाकर फ्रेंच सलाई घोषणा किया कि तीन कठिया प्रथा को बंद किया जाता है। तीन कठिया प्रथा को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, और तीन कठिया प्रथा क्या हो गया, बंद हो गया। एक और चीज याद रखिएगा, जब चंपारण आंदोलन चल रहा था उस समय महात्मा गांधी को आदेश दिया गया, महात्मा गांधी को आदेश दिया गया, अंग्रेज की तरफ से महात्मा गांधी को आदेश आया कि चंपारण खाली करिए, चंपारण क्या करिए, खाली करिए। लेकिन महात्मा गांधी कहें आप जो कहिएगा हम वो चीज मानने को तैयार हैं, लेकिन चंपारण खाली नहीं करेंगे। महात्मा गांधी को कहा गया कि चंपारण खाली करिए, लेकिन महात्मा गांधी का रिप्लाई आया आप जो कहिएगा वो मानेंगे, लेकिन चंपारण खाली नहीं करेंगे, चंपारण खाली नहीं करेंगे। यानी अंग्रेज क्या कह रहा है कि चंपारण खाली करो, मतलब अंग्रेज आज्ञा दे रहा है कि तुम चंपारण छोड़ के जाओ, लेकिन महात्मा गांधी क्या बोले कि आप जो बोलिएगा से करेंगे, लेकिन चंपारण खाली नहीं करेंगे। मतलब सविनय किया कौन,
सविनय किया अंग्रेज कि चंपारण क्या करिए खाली, लेकिन महात्मा गांधी क्या कहा, हम चंपारण खाली नहीं करेंगे, मतलब अवज्ञा कर दिया कि नहीं, अवज्ञा मतलब आज्ञा का पालन नहीं हुआ। इसलिए चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो सविनय का अर्थ होता है आदेश, महात्मा गांधी को आदेश मिला चंपारण खाली करो, और अवज्ञा का अर्थ होता है जो आदेश मिला उसका नहीं माने, जो आदेश मिला उसको नहीं माने, और महात्मा गांधी के सविनय को क्या कर दिए, नहीं माने, यानी सविनय का क्या कर दिया, अवज्ञा कर दिए। इसलिए चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। और ये भी चीज ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा किया गया भारतवर्ष में, भारत में प्रथम आंदोलन महात्मा गांधी जो किए हैं उसका नाम क्या है, चंपारण सत्याग्रह। देखिए महात्मा गांधी भी कहाँ से अपना पहला आंदोलन चालू किए हैं, बिहार से। कहाँ से, बिहार से। बिहार का बहुत वैल्यू है। और महात्मा गांधी भी कहाँ से आंदोलन चालू किए, चंपारण। ये रहा पूरा चंपारण सत्याग्रह। एक बार में आप इसके डाटा को देख लीजिए, इसके बारे में बताने का पड़ेगा। देखिए चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत 10 अप्रैल 1917 से चंपारण के भितिहरवा गांव से हुआ है। चंपारण के किसान के साथ समस्या था कि उसको जबरदस्ती नील का खेती करवाया जाता था। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील का खेती करवाया जाता था, लेकिन अंग्रेज नील का खेती नहीं कर, अंग्रेज सॉरी बोल दिए, किसान नील का खेती नहीं करना चाहता था। इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका भूमि खराब हो जाता था, उसको जितना लागत लगा उतना पैसा नहीं मिला। तीसरा, कृत्रिम नील बन चुका था, इसलिए क्या नील का खेती किसान नहीं करना चाहता था। फिर भी अंग्रेज 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील का खेती करवाता था। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर जो नील का खेती हो रहा है, इसी प्रक्रिया को 3 कट्ठिया प्रथा, 3 कट्ठिया प्रणाली भी कहा जाता है। इसके बाद चंपारण में आंदोलन का शुरुआत कर दिए महात्मा गांधी कब, 10 अप्रैल 1917 को। और एक व्यक्ति बुलाए, महात्मा गांधी को बुलाने का काम किए हैं राजकुमार शुक्ल। लखनऊ का स्टेशन में मिले और महात्मा गांधी को बुलाए, और राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर ही महात्मा गांधी कहाँ पहुँचे, चंपारण पहुँचे। और चंपारण से क्या स्टार्ट किए, आंदोलन स्टार्ट किए। कब से, 10 अप्रैल 1917 से। चंपारण के किस गांव से, तो भितिहरवा गांव से स्टार्ट किए। और उसी दौरान लॉर्ड इरविन को भोजन के लिए बुलाया, और लॉर्ड इरविन का प्लान था कि महात्मा गांधी के भोजन में जहर मिलाकर उसका क्या कर दे, हत्या कर दे। और महात्मा गांधी गए, लेकिन भोजन करने से मना कर दिए। फिर उसको दूध पीने के लिए आमंत्रित किया गया, और दूध में जहर मिलाने के लिए बतख मियाँ को कहा गया, लेकिन बतख मियाँ दूध में जहर नहीं मिलाया। अर्थात हम कह सकते हैं कि चंपारण में महात्मा गांधी के जान बचाने का काम कौन किया है, बतख मियाँ। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह का विरोध कौन किया है, तो एनजी रंगा। और इस सब चीज के जांच पड़ताल के लिए एक चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का गठन किया गया, और चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का अध्यक्ष थे फ्रेंच सलाई को भारत भेजा गया कि जाइए जांच पड़ताल करिए, जो भी सही है या गलत है। और फ्रेंच सलाई को महात्मा गांधी मना लिए, माने कि समझा दिए कुल मिलाकर कि हाँ चंपारण में जो सत्याग्रह है जायज है, और 3 कट्ठिया प्रथा क्या है, गलत है। और 3 कट्ठिया प्रथा को गलत ठहरा दिया कौन, फ्रेंच सलाई, और 3 कट्ठिया प्रथा को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, फ्रेंच सलाई कहा कि अंग्रेज जो 3 कट्ठिया प्रथा के तहत भारत के लोग से वसूली किया है, उसका 25% भारत के लोग को वापस पहुंचा दे। भारत के लोग को क्या पहुंचा दे, वापस पहुंचा दे। आदेश कौन दिया, फ्रेंच सलाई। और महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह को क्या कर दिए, चालू किए, और उसको सफल भी बना दिए। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। और महात्मा गांधी द्वारा किया गया भारत में प्रथम आंदोलन कौन था, तो चंपारण आंदोलन ही था। ये था चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद है अहमदाबाद मिल विद्रोह। आइए हम लोग देखते हैं अहमदाबाद मिल विद्रोह। मिल मजदूर हड़ताल, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ है, 22 मार्च 1918। 22 मार्च 1918 कब हुआ है, 22 मार्च। डेट नॉर्मली पूछा जाता है कि कब हुआ है, 22 मार्च 1918। आपसे पूछा जाएगा कि फिर से वही बात आता है कि कुछ हुआ है तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। और यहाँ पर भी यहाँ का मुख्य कारण था, तत्कालिक कारण था फ्लैग बोनस को लेकर यहाँ क्या हुआ था कि मजदूर को समस्या होती। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए
1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध में काफी अधिक मात्रा में जान माल का क्षति हुआ, यानी बहुत व्यक्ति भी मरा और बहुत लॉस भी हुआ। और उसी दौरान ब्रिटेन को जरूरी पड़ गया सूती वस्त्र का, ब्रिटेन को जरूरी पड़ गया सूती वस्त्र। और उस समय भारत में सूती वस्त्र होता था, कहाँ बनाया जाता था? अहमदाबाद में। सूती वस्त्र कहाँ बनता था? अहमदाबाद में। तो अंग्रेज अहमदाबाद के मिल मालिक को सूचना भेजा कि हमको चाहिए सूती वस्त्र, हमको तुम बना के दो सूती वस्त्र। और अहमदाबाद का मिल मजदूर या अहमदाबाद के मिल मालिक अपने मजदूर से क्या बनवाने लगा? सूती वस्त्र बनवाने लगा, यानी सूती वस्त्र क्या हुआ? बनने लगा, सूती वस्त्र बनने लगा। लेकिन जब सूती वस्त्र बन रहा था, उसी दौरान अहमदाबाद में एक बीमारी फैल गया जिसका नाम था प्लेग। अहमदाबाद में एक बीमारी फैल गया जिसका नाम था प्लेग। देखिए प्लेग क्या है, देखिए एक प्रकार का बीमारी है, बायोलॉजिकल बीमारी है प्लेग। जैसे प्लेग क्या है? जैसे किसी एक व्यक्ति को यदि प्लेग हुआ ना, तो एक संक्रामक रोग था, यानी कि फैलने वाला रोग। प्लेग एक फैलने वाला रोग था, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में आसानी से हो जाता था प्लेग। तो प्लेग फैल गया कहाँ? अहमदाबाद में। और प्लेग इतना खतरनाक बीमारी है कि अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो उसके आसपास जितना व्यक्ति है सबको प्लेग लपेट लेगा, पूरा गांव का गांव खाली हो जाता था प्लेग से। प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी था। तो प्लेग फैल गया, अब मजदूर क्या देखेगा? अपना प्राण देखेगा कि प्लेग पैसा देखेगा? तो मजदूर प्लेग के प्रकोप से सूती वस्त्र बनाना क्या कर दिया? बंद। और अहमदाबाद छोड़ के भागने लगा। फिर से समझिए क्या था समस्या कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ और विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन को जरूरी पड़ गया सूती वस्त्र का। और सूती वस्त्र बनाने के लिए कहा किसको? अहमदाबाद के मिल मालिक को। और अहमदाबाद के मिल मालिक सूती वस्त्र बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसी दौरान फैल गया प्लेग। प्लेग एक प्रकार का बीमारी था जिस कारण अहमदाबाद का मजदूर अहमदाबाद छोड़ के पलायन करने लगा, भागने लगा। तो अहमदाबाद के मिल मालिक दिमाग लगाया और कहा कि जब तक प्लेग का प्रकोप है तब तक हम तुम लोग को देंगे। मजदूर को क्या देंगे? यदि प्लेग के दौरान तुम सूती वस्त्र बनाते हो तो तुमको हम देंगे प्लेग बोनस। प्लेग बोनस यानी एक प्रकार का बोनस क्या होता है? देखिए जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी एक लेबर कोई काम कर रहा है, उसका सैलरी है 500 रुपया, एक दिन का काम है, एक दिन काम करेगा उसको मिलेगा 500। लेकिन कोई प्लेग के कारण मिल मालिक कहा कि नहीं तुमको हम 500 नहीं देंगे, 200 रुपया बढ़ा के देंगे, यानी कि 500 का जगह तुमको कितना देंगे? 700। यानी किसी का दाम है 500, किसी के काम का रेट है 500, हम उसको बढ़ा कर दे दिए 200 रुपया। तो यही क्या है? बोनस। तो मिल मालिक कहा कि जब तक प्लेग है तब तक तुमको हम क्या देंगे? प्लेग बोनस देंगे। और मजदूर बोनस यानी कि पैसा के लालच में अपना जान पर खेल के क्या किया? सूती वस्त्र बनाने का काम किया। और सूती वस्त्र बनते रहा, जितना मात्रा का जरूरत था किसको? ब्रिटेन को, उतना सूती वस्त्र बना और ब्रिटेन में सूती वस्त्र चल गया। अब बीमारी है तो बीमारी आगे चल के क्या हो गया? समाप्त। बीमारी फैला है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त। और आगे आने वाले समय में 1918 में प्लेग क्या हो गया? प्लेग का प्रकोप हो गया समाप्त। जब प्लेग समाप्त हो गया तो अहमदाबाद का मिल मालिक मजदूर को कहा कि अब तुमको प्लेग बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध हुआ है और विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफी बढ़ गया, जिस कारण जो उसका मेन सैलरी है उसमें उसका जीवन यापन मजदूर का नहीं हो पा रहा था। और मजदूर डिमांड कर रहा था कि हमको बोनस मिलना चाहिए, लेकिन मिल मालिक मना कर दिया कि हम प्लेग बोनस नहीं देंगे। देखिए यही है तत्कालिक कारण क्या है? प्लेग बोनस। पहले लालच दिया कि प्लेग बोनस देंगे, काम करो, इसका काम हो गया, प्लेग बोनस बंद कर दिया। लेकिन मजदूर चाहता था कि हमको प्लेग बोनस क्या हो? मिलते रहे। और लेकिन मालिक चाहता था प्लेग बोनस हम न दे और मालिक बंद भी कर दिया। तत्पश्चात सीधा आदमी अहमदाबाद का मजदूर कहाँ पहुंचा? महात्मा गांधी के पास। और महात्मा गांधी को अपना सारा समस्या बताया और महात्मा गांधी कहा ठीक है चलते हैं कहाँ? अहमदाबाद। और महात्मा गांधी आ गए कहाँ? अहमदाबाद। और अहमदाबाद में महात्मा गांधी
पहले जानकारी लिए कि क्या सही में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो महात्मा गांधी को पता चला सही में हुआ है, सही में रेट बढ़ा है, सही में किस मजदूर को अपना जीवन यापन करने में समस्या हो रहा है। और जांच पड़ताल करने के बाद महात्मा गांधी अहमदाबाद में भी क्या स्टार्ट कर दिए, आंदोलन स्टार्ट कर दिए और मजदूर के पक्ष में हो गए, मजदूर के पक्ष में हो गए और मजदूर की तरफ से आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। देखिए 2-3 पॉइंट है महत्वपूर्ण। चंपारण सत्याग्रह किसके लिए हुआ है, तो किसान के लिए। और अहमदाबाद मिल मजदूर किसके लिए हुआ है, नाम है मजदूर हड़ताल, तो किसके लिए हुआ है, मजदूर के लिए। ये किसके लिए हुआ है, मजदूर के लिए। कब हुआ है, 22 मार्च 1918 को। इसका कारण क्या है, फ्लैग बोनस। फ्लैग बोनस इसका मेन कारण है। फ्लैग बोनस से देने से मना कर दिया तो मजदूर बुला लिया महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी कर दिया आंदोलन स्टार्ट। महात्मा गांधी आंदोलन किए लेकिन इनका सुनवाई नहीं हुआ, मतलब इनके बातों को कोई नहीं सुना। और ये एक और चीज जानिए कि जब महात्मा गांधी आंदोलन करने गए तो इनका एक मित्र था जिसका नाम था अंबालाल साराभाई। और इनका एक मित्र था, महात्मा गांधी का एक मित्र था जिसका नाम था अंबालाल साराभाई। और अंबालाल साराभाई भी एक मिल का मालिक था। और महात्मा गांधी आंदोलन स्टार्ट किए लेकिन इसके बाद को कोई नहीं सुना शुरुआती दौर में। तब महात्मा गांधी आंदोलन में भूख हड़ताल का प्रयोग किए। कहें कि तुम लोग मेरे बात को नहीं सुन रहा है, इसलिए हम लोग बैठते हैं भूख हड़ताल पर। भूख हड़ताल पर देखिए आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन कौन है, भूख नहीं, भूख हड़ताल आंदोलन कौन है, तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। आपसे पूछा जाएगा पहला सविनय आंदोलन कौन है, तो चंपारण सत्याग्रह। सविनय पीछे पढ़ाए हैं, सविनय आंदोलन क्या है, चंपारण सत्याग्रह। और प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन क्या है, अहमदाबाद मिल विद्रोह। प्रथम सविनय आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर विद्रोह या मिल मजदूर हड़ताल। तो महात्मा गांधी अनाउंसमेंट किया कि अब हम लोग बैठेंगे भूख हड़ताल पर, और महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल, और एक और चीज, महात्मा गांधी भूख हड़ताल की शिक्षा रस्किन से लिए हैं। रस्किन का किताब पढ़ते थे कौन, महात्मा गांधी, वहीं से सीखे हैं क्या, भूख हड़ताल का सीख कहाँ से लिए हैं, रस्किन के बुक से इनको पता चला भूख हड़ताल के बारे में। और महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए। और जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए तो पूरा भारत में बात चलने लगा कि गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे, गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे। और अंग्रेज पर क्या बन गया, प्रेशर बन गया। जब अंग्रेज पर प्रेशर बना और मिल मालिक पर क्या बनेगा कि प्रेशर, कितना बड़ा हस्ती महात्मा गांधी समय नाम कमा लिए थे। और महात्मा गांधी जी बड़ा जैसा हस्ती हड़ताल पर बैठ गया तो अंत में जाकर वो भी भूख हड़ताल। भूख हड़ताल का मतलब होता है कि हम हड़ताल पर बैठल हैं और हड़ताल के दौरान हम भोजन नहीं करेंगे, इसी को क्या कहते हैं, भूख हड़ताल। भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, इसी को क्या कहते हैं, भूख हड़ताल। और महात्मा गांधी क्या चीज पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर। और जब भूख हड़ताल पर बैठे तब मिल मालिक और महात्मा गांधी और मजदूर के साथ एक बैठक हुआ और इस बैठक में कुछ निर्णय लिया गया। जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए तो मिल मालिक, महात्मा गांधी और मजदूर के बीच एक बैठक हुआ। और इस बैठक में समझिए एक प्रकार का समझौता बैठक था। इस बैठक में बातचीत हुआ। शुरू में तो मिल मालिक इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि हम क्या करेंगे, फ्लैग बोनस देंगे। लेकिन जब बैठक में जब बातचीत चला तो मिल मजदूर मानने के लिए तैयार हो गया। और मिल मालिक कहा कि ठीक है, जितना हम देते थे उसका 25% हम क्या देंगे, फ्लैग बोनस दे देंगे। मतलब फ्लैग बोनस अगर 200 दे रहे हैं तो 200 का 25% जो जितना है उतना बढ़ा के हम क्या करेंगे, दे देंगे। और मजदूर का मानना था कि नहीं, हमको कितना मिले, 50% मिले। देखिए शुरू में तो देने के लिए नहीं तैयार था। शुरू में मिल मालिक 1 रुपया फ्लैग बोनस देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब बैठक हुआ, महात्मा गांधी भूख हड़ताल में बैठे, इस प्रभाव से मिल मालिक कितना देने के लिए तैयार हुआ, 25। और मजदूर कितना चाहता था, कितना मिले, 50। तो महात्मा गांधी बीच में आए, कहना 25 का 50, तुमको कितना मिलेगा, 35% मिलेगा। और इस बात को मजदूर भी मान लिया और इस बात को मिल मालिक भी मान गया। अर्थात फ्लैग बोनस के तौर पर मिल मजदूर का पहला फ्लैग बोनस का 35% मिलने लगा। यानी
फ्लैग बोनस मिला कि नहीं मिला, यानी महात्मा गांधी द्वारा किया गया अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल भी क्या रहा, सफल रहा। और ये चीज याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा मदद अहमदाबाद में सबसे